अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम एनालिसिस। लेकिन इसे पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साथ बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम एनालिसिस। नाम से क्या पता चल रहा है कि किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, किसी जो परेशानी है, जो आपके रास्ते में जो रुकावट आ रही है उसको ख़त्म करना। ठीक है, किस तरह उसे एनालाइज करके उसके बारे में जांच पड़ताल करके उसका कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है जी। तो ये हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? ये यूज़ होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर यूज़ हो सकती है। ठीक है, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जिसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर्स बनाने पड़ते हैं, या बिजनेस का कोई हो। ठीक है जी। तो उसके अंदर ये यूज़ हो सकती है, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के बारे में ही होगा। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम एनालिसिस पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा कह दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो डिवाइडेड है 3 पोर्शंस में, और जो कि आगे भी सब डिवाइडेड हैं। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर टीम। हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर टीम क्या होती है, प्रॉब्लम एनालिसिस क्या होता है, और उसके स्टेप्स जिसके ज़रिए हम किसी प्रॉब्लम को जो है वो जांच पड़ताल करके ख़त्म कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में से, अपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में से। ठीक है जी। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। सॉफ्टवेयर टीम है सबसे पहले। तो इसके अंदर है इफेक्टिव रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड ओनली बाय एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टीम। इफेक्टिव रिक्वायरमेंट्स जो है उसको मैनेज करना सिर्फ एक ही टीम का काम है। कौन सी टीम? जो कि एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टीम हो। ठीक है जी, यानी कि उसे पता हो कि वो क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, वो किस तरह की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करेंगे। फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल, और बहुत ज़्यादा किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है जी। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो एप्लीकेशन है, या हमारी वेबसाइट, या हमारा जो सॉफ्टवेयर है, को प्रोग्राम है, वो क्या काम करेगा, वो आउटपुट क्या देगा। ठीक है जी। और जो दूसरी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, ऐसी शराइत हैं जिनके ज़रिए जो है हम जो है वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या एप्लीकेशन या वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है जी। मसलन फ़र्ज़ करें कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एग्जांपल ये होगी कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको 2+2 4 करके दिखाए, सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है जी। तो आप क्या कहेंगे कि इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि ये प्लस करे। ठीक है जी। और इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि ये फास्ट होना चाहिए। ठीक है जी, फटाफट आंसर दे। और क्या है? अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है तो आपकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि वो ऑनलाइन वर्क करना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर वाईफाई या किसी भी वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की जो है वो ऑप्शन हो। ठीक है जी। तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगली लाइन है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट टचेज एवरी टीम मेंबर इन डिफरेंट वेज। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट को मैनेज करना हर एक का जो है वो अपने लिहाज से होता है। ठीक है जी। इफेक्टिव रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट रिक्वायर्स मास्टरिंग 6 टीम स्किल्स। ठीक है जी। अगर कोई टीम चाहती है, कोई सॉफ्टवेयर टीम चाहती है कि वो एक इफेक्टिव तरीके से रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करे और उसको मैनेज करे ताकि वो जो प्रोजेक्ट आगे जाकर बनाए वो सक्सेसफुल हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए उस टीम के अंदर कम से कम 6 स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है जी। वो कौन सी स्किल्स हैं देखते हैं। One of the most interesting things about teams is that individual team members have different skills. So that what makes a team a team. इसमें क्या है कि टीम के अंदर काम करने की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर एक की अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। ठीक है, कोई कोडर बहुत अच्छा होता है, कोई मैनेजर बहुत अच्छा होता है, कोई लीडिंग बहुत अच्छी कर लेता है प्रोजेक्ट की, कोई प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, कोई डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि टीम के अंदर जो है इफ़ेक्टिव होने के लिए एक शर्त ये है कि उसको अप्रोप्रिएट, हर टीम मेंबर को उसका अप्रोप्रिएट काम दिया जाना चाहिए। ये ना हो कि जो यूआई डिज़ाइनर हो, ठीक है जी, उसको आप कोडिंग करने पर लगा दें, और जो कोडर हो, जो प्रोग्रामर हो, जो डेवलपर हो, उसको आप कहें कि डिज़ाइन तैयार करो। ठीक है जी। तो हर एक को उसका अप्रोप्रिएट काम देना चाहिए। In the software team, we hope that some players have proven their ability to work with the customers effectively. ठीक है जी। टीम में काम करने से ये पता लगता है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं, प्लेयर्स से मुराद द टीम मेंबर्स ही हैं,
कुछ जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कस्टमर के साथ डील बहुत अच्छा करते हैं, वो उनसे कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं। सम हैव सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एबिलिटीज, ठीक है जी। किसी के पास कोडिंग की एबिलिटी होती है, प्रोग्रामिंग की, लैंग्वेजेस की, उसे बहुत आती हैं, ठीक है जी। अदर्स हैव टेस्टिंग एबिलिटीज, कोई टेस्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है। स्टिल अदर टीम प्लेयर्स विल नीड डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर एबिलिटीज, ठीक है जी। जो कोई टीम मेंबर है वो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करते हैं, यूआई डिज़ाइनिंग, ठीक है जी। कोई आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो है आपके सॉफ्टवेयर का बहुत अच्छा आपको बना के दे सकता है, ठीक है जी। मैनी मोर स्किल्स आर रिक्वायर्ड एज वेल, और इसके अलावा भी बहुत सी स्किल्स हैं जो टीम के अंदर होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये वो 6 टीम स्किल्स हैं, 6 टीम स्किल्स डेट आर नेसेसरी फॉर अ मॉडर्न सॉफ्टवेयर टीम टू सक्सेसफुली एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स चैलेंज एज मेंशन्ड हियर, ठीक है जी। ये 6 स्किल्स हैं जो कि हर टीम के अंदर होनी चाहिए ताकि वो एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टीम बन सके। तो स्किल नंबर 1 है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है जी। उस टीम के अंदर ये एबिलिटी हो तमाम लोगों में, ठीक है जी, तमाम लोगों में एबिलिटी हो कि वो प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें, उसे देख सकें प्रॉब्लम है क्या, आ क्यों रही है, ठीक है जी। अगली स्किल है अंडरस्टैंडिंग यूजर एंड स्टेक होल्डर नीड्स। उसे और क्या पता होना चाहिए कि यूजर और स्टेक होल्डर की नीड्स का, यानी यूजर्स और स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है जी। वो टीम ऐसी होनी चाहिए, ऐसी इफेक्टिव टीम होनी चाहिए कि जब वो यूज़र से कम्युनिकेट करे, ठीक है जी, ऐसी जो है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक्स अपनाए कि यूज़र की या कस्टमर की या ओनर की जो भी नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तमाम बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करे और उसको डॉक्यूमेंट करे, ठीक है जी। टीम स्किल 3 है डिफाइनिंग द सिस्टम। जब आपने रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली हैं तो उसके अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए टीम में कि वो सिस्टम को बड़ी अच्छे तरीके से डिफाइन करे, उसकी बाउंड्री, ठीक है। कौन सी इनपुट्स आएंगी, कौन सी आउटपुट्स जाएंगी, ठीक है। सिस्टम असल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ठीक है जी। ये क्या क्या काम करना चाहिए और कौन से काम हैं जो ना भी करे तो खैर है, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग स्कोप, उस टीम को चाहिए कि वो जो आपका प्रोजेक्ट का स्कोप है वो भी बड़े ध्यान से मैनेज करे। स्कोप से क्या मुराद है कि ओवरऑल उसकी हर लिहाज से जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखे, ठीक है जी। बिजनेस की वे से, आपकी सॉफ्टवेयर की वे से, फंक्शनैलिटी की वे से, ठीक है जी, बजट की वे से, टाइम की वे से, हर लिहाज से जो है वो क्या करे कि उसको देखे। अगर वो टाइम बॉक्स है, यानी आपके सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए कोई यानी कि 2 से 4 महीने दिए गए हैं, तो वो इस तरह की टीम हो कि वो मैनेज कर सके कि वो 2 से 4 महीनों में बिल्ड कर लेगी। टीम स्किल 5 क्या है, रिफाइनिंग द सिस्टम डेफिनेशन। उसके बाद क्या है, देखें हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था डिफाइनिंग द सिस्टम, अब 5 पॉइंट है रिफाइनिंग द सिस्टम, ठीक है जी। रिफाइनिंग से क्या मुराद है कि अब आपने एक दफ़ा डिफाइन कर लिया, आपको पता चल गया कि सिस्टम क्या है, हमने बनाना क्या है। अब रिफाइन से मुराद ये है कि आपने उसको फिल्टर कर लेना है, ठीक है जी। उसको, उसमें सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको पहले लेकर आना है, ठीक है, प्रायोरिटाइज कर देना है। रिफाइन से मुराद होता है किसी को खालिस करना, किसी चीज़ को, जैसे कि हम गोल्ड को रिफाइन करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को खालिस कर देना, उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकाल देना, ठीक है। तो इधर ये मतलब है कि फालतू की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको साइड पर कर देना, ठीक है जी। फालतू के कंस्ट्रेंट्स जो लग रहे होंगे आपके सॉफ्टवेयर पे, प्रोजेक्ट पे, उनको जो है ख़त्म कर देना, और सिर्फ वो ही चीज़ बनाना जो यूज़र चाहता है, जो कस्टमर चाहता है, जिसने आपको ऑर्डर किया है। उसके बाद टीम स्किल 6 क्या है, बिल्डिंग द राइट सिस्टम। ये सारी चीज़ें हों, और उसके बाद एक स्किल लाजमी एंड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्डिंग द राइट सिस्टम, ठीक है जी। उन्होंने एनालाइज भी कर लिया, प्रॉब्लम समझ आ गई, यूज़र की नीड्स भी देख ली, ठीक है, सिस्टम को डिफाइन भी कर लिया, स्कोप भी मैनेज कर लिया, रिफाइन भी कर लिया। लेकिन अगर उन्होंने क्या कहते हैं अपने सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को बिल्ड ही नहीं सही तरीके से किया तो क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, ठीक है जी। तो ये आखिर वाली और पहली वाली और दूसरी वाली बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, ये लाजमी होनी चाहिए। जो है आपकी टीम वो ही चीज़ बनाए जो उसे ऑर्डर दिया गया है, जो उसे आप कहने रिक्वेस्ट की गई है, या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं की बुनियाद पर जो सबसे बेहतर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वही अपनाएं, ठीक है। तो ये 6 टीम स्किल्स थी, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर या एनालिस्ट कौन होता है, ठीक है जी। नाम से क्या लग रहा है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर, एनालिस्ट, एनालिस्ट यानी एनालाइज करने वाला, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं
Requirement engineer or IT business analyst is charged with working with the project stakeholders and end user. किसके साथ ये काम करता है? स्टेक होल्डर्स के साथ और यूजर्स के साथ। किस लिए? टू एलिसिट, एलिसिट का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर, टू गैदर। ठीक है, क्या गैदर करने के लिए? क्या गैदर करने के लिए? रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए। ठीक है जी, लाइन के शुरू में लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर ये रिक्वायरमेंट इंजीनियर है तो ये रिक्वायरमेंट ही इकट्ठी करेगा। अंडरस्टैंड, एनालाइज, समझे उन रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें एनालाइज करे, क्योंकि इसका नाम एनालिस्ट है। और डॉक्यूमेंट द रिक्वायरमेंट्स, और फिर उन रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करे फॉर अ सिस्टम इन ऑर्डर टू सॉल्व अ गिवन बिजनेस प्रॉब्लम। किस लिए करे? कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है बिजनेस की, या जरूरी नहीं बिजनेस प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर की या किसी भी लिहाज की कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करे, उनको एनालाइज करे, उनको फिल्टर करे, उनको डॉक्यूमेंट करे, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सके। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है जी, अदर कॉमन टाइटल्स फॉर दिस रोल आर। इस रिक्वायरमेंट इंजीनियर को हम और क्या क्या कह सकते हैं? रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट कह सकते हैं, फंक्शनल आर्किटेक्ट कह सकते हैं, बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट कह सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट कह सकते हैं। और जो जेनेरिक टर्म है जो आमतौर पर यूज़ होती है और जो यूज़ होनी चाहिए वो है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट क्यों है? क्योंकि ये हर तरीके से देखता है रिक्वायरमेंट्स को, बजट के लिहाज से, टाइम के लिहाज से। ठीक है जी, इसलिए इसका नाम है बिजनेस एनालिस्ट। उसके बाद है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट इज अ प्रोजेक्ट रोल। ठीक है जी, नॉट नेसेसरीली अ जॉब टाइटल। ये क्या है कि एक प्रोजेक्ट रोल है, ना कि एक टाइटल। अब रोल और टाइटल में क्या फ़र्क है? कि रोल से मुराद है कि आपको कुछ देर के लिए वो बनना पड़ेगा, वो रोल करना पड़ेगा, जबकि टाइटल है कि आपको एक टाइटल मिल गया, आप हमेशा वही रहेंगे। तो इस लाइन का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट एनालिस्ट की जो जॉब है ना, वो ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास जो है वो उसे हायर किया जाएगा। ठीक है जी, उसे फ़ी दी जाएगी, जो भी है, ऐसा नहीं है। ये जॉब टाइटल नहीं है, ये एक रोल है, प्रोजेक्ट रोल। वन और मोर डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट कैन परफॉर्म द रोल। एक या एक से ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट हैं रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने में आपकी टीम में से, वो ये रोल अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या कुछ भी ऐसा बनाना है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो आपको एक अलहदा से रिक्वायरमेंट एनालिस्ट हायर करना पड़े और वो ये काम करे। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी टीम के अंदर ही अगर वो इफेक्टिव टीम है तो उसके अंदर ही ऐसे कुछ पर्सन्स हों, कुछ मेंबर्स हों, टीम मेंबर्स हों, पार्टिसिपेंट्स हों, जो कि क्या कर सकें, ये रोल अदा कर सकें। ठीक है जी। इट मे बी असाइन टू एनी ऑफ अ नंबर ऑफ टीम मेंबर्स। ठीक है जी, किसी भी टीम मेंबर को ये असाइन किया जा सकता है रोल। द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, डेवलपर एक्सेट्रा। प्रोजेक्ट मैनेजर को भी ये रोल दिया जा सकता है, प्रोडक्ट मैनेजर वही चीज़, और डेवलपर आप टेस्टर को भी दे सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट इकट्ठी करने में माहिर है। ठीक है जी। उसके बाद है नेवरदलेस अ टैलेंटेड एनालिस्ट कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट सक्सेस और फेलियर। ये बात जुटलाई नहीं जा सकती कि जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट है, वो ही जो है प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। जी हाँ, यही बात है। ठीक है जी, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स ही अगर इकट्ठी सही तरीके से नहीं हुई, राइट रिक्वायरमेंट्स ही नहीं इकट्ठी हुई, तो आप सिस्टम को किस तरह डिफाइन करेंगे? सिस्टम का स्कोप किस तरह मैनेज करेंगे? सिस्टम को सही तरीके से बिल्ड कैसे करेंगे? ठीक है जी, उसके जो कंस्ट्रेंट्स उस पर लगने हैं उन पर कैसे फोकस करेंगे? उसकी रिक्वायरमेंट्स ही अगर गलत हुई तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है जी। तो आपको हमेशा चाहिए कि अपनी टीम मेंबर्स में से ऐसे पर्सन का या नंबर ऑफ पर्सनस का इंतखाब करें जो कि बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स हों, जिसके पास जो यूज़र से उसके लेवल पर क्वेश्चंस पूछकर जो है रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर सके, ना कि अपनी लैंग्वेज में। ठीक है जी। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो कि हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। जो हम प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं, डोमेन का नाम लेते हैं। ठीक है जी, एनालिसिस, मॉड्यूल, स्प्रिंट, ये चीज़ें देखें जी, ये तो हम ही समझ आएंगी। ठीक है। आम जो इंसान है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, तो उन्हें हमने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताना होता है ताकि वो जवाब दे सके। ठीक है जी, तो ये काम है रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट या इंजीनियर का। ये देखिए इस पिक्चर में साफ नज़र आ रहा है क्या क्या है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, इसने प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से भी बात करनी है, किस लिए? बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करने के लिए।
ठीक है जी, क्योंकि जिसने स्पॉन्सर किया है, जो जिसने पैसे लगाए हैं या जो बनवा रहा है, उसी से हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इसकी इकट्ठी करेंगे। उसके बाद इसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उससे भी इसकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की जाएंगी। उससे वो क्या हासिल करेगा, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा। ठीक है जी, आपके प्रोजेक्ट का साइज क्या है, ठीक है जी, वो कितना बड़ा है, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होगा वो चीज़, कम्प्लेक्सिटी क्या है उसके अंदर, उसे कौन कौन यूज़ कर सकता है, या सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन क्या है वही यूज़ करेगी, उसे ही आना चाहिए। ठीक है जी, वो चीज़। उसके बाद यूज़र रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि यूज़र्स, सिंपल। वो क्या है, उनसे यूज़र रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा और आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करना। ठीक है जी। उसके बाद जो है डेवलपमेंट, जो है कोडर जो है, ठीक है जी, आपका जो प्रोग्रामर है या डेवलपर है, उससे क्या वो जो है वो पता लगाएगा या हासिल करेगा फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये देखें लिखा हुआ है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, डेवलपर से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इस प्रोजेक्ट की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं फिर बता दूं कि फंक्शनल का मतलब है कि आपका सिस्टम क्या करेगा। ठीक है, और नॉन फंक्शनल का मतलब है कैसे करेगा। ठीक है जी, ये मतलब है इसका। उसके बाद अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि हो सकता है उसे और स्टेक होल्डर्स के पास जाना पड़े, उसे यूज़र के अलावा जो है कस्टमर के पास जाना पड़े। ठीक है जी, कुछ कोई ऐसी टीम हो जो ये रिक्वायरमेंट्स का बेहतर तरीके से दे सके, उसके पास जाना पड़े, तो वो आएंगे अदर स्टेक होल्डर्स। और इन अदर स्टेक होल्डर्स से हमें क्या पता चलेगा, एक्सपेक्टेशंस और कंस्ट्रेंट्स। ठीक है जी, इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि यूज़र्स वगैरह या कस्टमर्स या आम आवाम हैं जो हमारे, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमारे इससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो वो कह रहे हैं कि इनमें हम काम, इस सिस्टम में काम करेंगे, और इन कंस्ट्रेंट्स पर, इन शराइत पर हम नहीं करेंगे। ये पाबंदियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिंग। ठीक है जी, टेस्टर्स से भी वो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करेगा, फंक्शनल नॉन फंक्शनल करेगा। ठीक है जी, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑपरेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, और बहुत सी होती हैं डोमेन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये काम है रिक्वायरमेंट इंजीनियर का, हर लिहाज से हर तरफ से रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करना। ये बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आमतौर पर ऐसा होता है कि जो एक इफेक्टिव टीम नहीं होती वो क्या करती है, रिक्वायरमेंट्स पे इतना जोर नहीं देती। बस उसे जिस कस्टमर ने कहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसी ऐसी चाहिए, दैट्स इट, वो कहते हैं ठीक है बन जाएगी, और वो बना कर दे देते हैं। लेकिन बाद में क्या मसला होता है कि बाद में उस प्रोजेक्ट में, उस सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स निकल आते हैं। ठीक है जी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ कस्टमर को चाहिए थी, जिन्होंने यूज़ करना है, यूज़र्स, उन्हें तो चाहिए ही नहीं है। स्पॉन्सर वो नहीं चाहता था। ठीक है जी, डेवलपर्स वो नहीं पूरा कर सकते थे। टेस्टिंग उसकी हुई थी तो वो गलत साबित हो गई। ठीक है जी, एक्सपेक्टेशंस नहीं सही ठीक तरह जो है मिली। ठीक है जी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप रिक्वायरमेंट्स को बेहतर तरीके से वाज़िया तौर पर इकट्ठा करें, एक एक चीज़ को। ठीक है जी, इकट्ठा करें ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो, ना कि अनसक्सेसफुल। ठीक है जी, और उसके बाद हम आते हैं इसके टास्क पर। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, इसका पहला मकसद है डिफाइन बिजनेस नीड्स। स्पॉन्सर से मिलेगा, उससे जो है बिजनेस नीड्स लेगा, रिक्वायरमेंट्स लेगा। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड यूज़र क्लासेस। ये क्या करेगा कि स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, उन्हें इकट्ठा करेगा, उनसे मीटिंग्स करेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेगा, या और भी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ करेगा, और क्या करेगा कि बेहतर तरीके से रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करेगा। और यूज़र क्लासेस से क्या मुराद है कि किस क्लास के लोग इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, एलीट, मिडल, लोअर, और इसके अलावा भी और बहुत सी क्लासेस में यूज़र को डिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, एलिसिट रिक्वायरमेंट्स, ये तो इसका सबसे बड़ा टास्क है कि भाई रिक्वायरमेंट इकट्ठी करनी है। ठीक है, उसके बाद एनालाइज रिक्वायरमेंट्स। अब इकट्ठी कर ली है रिक्वायरमेंट्स, तो उनको एनालाइज भी करना है। ठीक है, उनको देखना है, उनको जांच पड़ताल करनी है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो पूरी ही नहीं हो सकती। ठीक है, जो आपका कस्टमर होता है, जिसने आपको ऑर्डर दिया होता है, या प्रोडक्ट ओनर होता है, वो क्या होता है कि वो ख्वाब देख रहा होता है बड़े बड़े, ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उसने ये चीज़ें सिर्फ सोची होती हैं और देखी होती हैं, तो वो समझते शायद ये हर कोई पूरा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से कंस्ट्रेंट्स आप पर लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है आप
उनके बिल्कुल उनके एन मुताबिक जो है प्रोजेक्ट नहीं तैयार कर सकते। तो ऐसी सूरत में क्या है कि आप एनालाइज करें, और जो आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट्स उसने बताई हैं जो पूरी ही नहीं हो सकती, वो आप वापस जाकर मीटिंग ले अरेंज कर कर अपने यूज़र से या कस्टमर जो है प्रोडक्ट ओनर जो है उससे डिस्कस करें। ठीक है जी, उनसे कोशिश करें कि अगर वो रिक्वायरमेंट्स ख़त्म कर दें, अगर ख़त्म नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि नहीं इस ये चाहिए मुझे, तो आप कोई और उसे तरीका बताएं कि इसकी जगह हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये भी वही काम हो जाएगा। ठीक है जी, ताकि जो है वो भी खुश रहे और आप भी खुश रहें। ठीक है जी, उसके बाद राइट स्पेसिफिकेशंस। अब जब आपने एनालाइज कर लिया, हर चीज़ पता लग गई, अब आपने जो है स्पेसिफिकेशंस जो हैं उनको एनालाइज करना है। ठीक है जी, ये मैं साइड पर कर दूं, 1 मिनट, मैं टाइम देख रहा था। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस लिखनी है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन से मुराद क्या है, स्पेसिफाई करना है हर रिक्वायरमेंट को खोल खोल कर लहदा तरीके से उसकी कैटेगरी में रखना है कि ये वाली फंक्शनल है, ये नॉन फंक्शनल है, ये पूरी होगी, ये नहीं होगी, ये ऑर्गेनाइजेशनल है, ये टाइम पर पूरी होगी, ये जो है टाइम बॉक्स नहीं है, ये हम अपडेट में डालेंगे। ठीक है, वो चीज़। ठीक है जी, और स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए SRS जो होता है वो यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है जी, उसे कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमारा आ जाता है मॉडल द रिक्वायरमेंट्स। मॉडल से क्या हमारा, तो वही कि आपने दोबारा उन्हें लिख लेना है, डॉक्यूमेंट कर लेना है। उसके बाद वैलिडेशन। वैलिडेशन जब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्री अभी डॉक्यूमेंटेशन की या मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, अभी सिर्फ आपने लिखा है फाइनल अपनी रिक्वायरमेंट्स को, फिर आप वैलिडेशन करवाएंगे अपने कस्टमर की, यूज़र की, और भी स्टेक होल्डर्स की, कि क्या ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, कुछ और इसमें चेंजेस चाहिए आपको तो अभी बता दें। ठीक है जी, उसके बाद फैसिलिटेट प्रायोरिटाइजेशन। उन रिक्वायरमेंट्स को वही बात प्रायोरिटाइज करेंगे आप कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्रिटिकल हैं। ठीक है जी, ये नॉर्मल हैं और ये इजी हैं, ये ना और ये ऑप्शनल हैं। ठीक है, ये अगर पूरी हो ना हो एक ही बात है, तो वो चीज़ आपने देख लेनी है। उसके बाद है जी मैनेज रिक्वायरमेंट्स। वही कि अब आपने इकट्ठी कर ली तो उनको मैनेज भी करना है, पूरा भी करके देना है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम एनालिसिस। हमारा मेन टॉपिक जो था प्रॉब्लम एनालिसिस, तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर जस्ट फ्लिप साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। प्रॉब्लम्स जो हैं और अपॉर्चुनिटीज जो हैं, प्रॉब्लम्स हैं परेशानियां, वो रुकावटें जो आपके प्रोजेक्ट में आ रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज है वो मौके, ठीक है जी, या वो चांसेस जिनके जरिए आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। ये दोनों क्या हैं, एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। ठीक है जी, जैसे 5 रुपए के सिक्के पे एक तरफ 5 लिखा होता है, एक तरफ कायदे आज़म की वो जो है पिक्चर जो है वो इम्पोज हुई होती है, वहाँ लगी होती है। तो वही चीज़ है, एक साइड पे प्रॉब्लम्स लिखी हैं, दूसरी साइड पे अपॉर्चुनिटीज लिखी हैं। ठीक है जी, योर प्रॉब्लम इज माई अपॉर्चुनिटी। ये देखें जी, आपकी प्रॉब्लम मेरा जो है मेरी अपॉर्चुनिटी है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, और वो ये है कि हो सकता है कि एक इंसान को जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूसरे इंसान के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, एक ऐसा मौका हो, सॉरी, मौका हो जो जिसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर जाए। ठीक है जी, तो इसका ये मतलब है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं इसी सवाल में इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है, तो वो यही बात कहते हैं कि आपको बस गौर करने की ज़रूरत है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ही आपको बताए कि आपने सोल्यूशन कैसे देना है। ठीक है जी, अच्छा जी, अभी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, जो कि ये है बोल्ड वर्डिंग में लिखी हुई है। ठीक है जी, तो ये क्या है, प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है, 1 मिनट में से बड़ा कर दूं। ओके जी, प्रॉब्लम एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम एनालिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपके सिस्टम पर इम्पोज होंगी, एंड यूजर्स नीड्स, यूजर की नीड्स भी, एंड प्रपोजिंग सॉल्यूशंस टू मीट दोज नीड्स। ठीक है जी, और ऐसे सॉल्यूशन भी फाइंड करना जो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें। ठीक है जी, एक दोबारा मैं एक लाइन में इसका मतलब बता दूं, ये है प्रॉब्लम एनालिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसका जो यूज़र से उसके बारे में बात करते हैं, और उसके बाद जो उसका सोल्यूशन निकलता है वो उस पर इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम डोमेन मस्ट बी एनालाइज एंड अंडरस्टूड, एक्सप्लोर अ वैरायटी ऑफ सोल्यूशन डोमेन्स। जो है बहुत ध्यान से प्रॉब्लम डोमेन को जो है हमने एनालाइज करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। प्रॉब्लम डोमेन क्या है कि वही प्रॉब्लम, ठीक है जी, और उसके लिए इर्द गिर्द उसकी जो बाउंड्री है, प्रॉब्लम बाउंड्री जो है, ठीक है जी,
वो उसको देखना कि कहाँ कहाँ तक ये प्रॉब्लम जो है किसी साथ वाली चीज़ को जो है इम्पेक्ट कर सकती है। साथ वाली चीज़ से मुराद कि किसी दूसरे मॉड्यूल को, आपके सॉफ्टवेयर के दूसरे मॉड्यूल को, दूसरे पार्ट को इफेक्ट कर सकती है। ठीक है जी। फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम अमंग द वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस। हमेशा जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाएं, ऑप्टिमल सोल्यूशन चूज करें। ऑप्टिमल सोल्यूशन से क्या मुराद है कि सबसे सिंपल, सबसे बेहतर। ठीक है जी। In order to be able to do problem analysis we should know what problem is। ठीक है जी। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स एज परसीव्ड एंड थिंग्स एज डिजायर्ड। प्रॉब्लम का क्या मतलब है? प्रॉब्लम एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसका ये मतलब है कि ऐसी चीज में फर्क जो आप चाहते हैं हो, ठीक है जी, और ऐसी चीज जो आप बना सकते हैं। ठीक है जी। ये आपकी प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है जी। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप चाहते हैं कि आपके पास जो है एक महंगी गाड़ी हो, वो आप डिजायर करते हैं। ठीक है। लेकिन आप जो है वो कौन सी गाड़ी जो है वो ले सकते हैं या खरीद सकते हैं, वो आप परसीव करते हैं। ठीक है जी। तो ये होती है प्रॉब्लम। उसके बाद जो हमारा सम टाइम द सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज अ वर्क अराउंड और रिवाइज्ड बिजनेस प्रोसेस रेदर देन अ न्यू सिस्टम। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ऐसी हो कि ओवरकम ना की जा सके, तो हमें फिर दूसरा रास्ता ये इख्तियार करना चाहिए कि हम यूज़र से बैठकर बात करें और उससे कहें कि ये प्रॉब्लम है, इसे बदलने के लिए या ख़त्म करने के लिए बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आप ऐसा करें कि आप अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज कर दें, हम आपको इसकी जगह ऐसी चीज़ बना देंगे। ठीक है जी। ये चीज़ चेंज करके थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे तो क्या आपको मंजूर है? ठीक है जी। तो फिर वो यूज़र जो है आपको बता सकता है बेहतर तरीके से। ठीक है। और ये सबसे आसान सोल्यूशन है। ठीक है जी। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप पहले पूरी कोशिश कर लेते हैं फिर एंड पर जाकर आप यूज़र को कहते हैं। ठीक है जी। आप पहले ही उसे अच्छी ऐसा एनालाइज करें कि आपको पता चल जाए कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। ठीक है जी। इसके अंदर यही लिखा है। उसके बाद हम आते हैं स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस के स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है गेन एग्रीमेंट ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम फाइंड कर ली है, अब क्या करना है कि एग्रीमेंट लेना है। ठीक है जी। उसके बाद है अंडरस्टैंड द रूट कॉजेज। फिर उसका कॉज फाइंड करना है कि क्यों प्रॉब्लम हुई है। फिर स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स। फिर स्टेक होल्डर एंड यूजर को फाइंड करना है जिनसे हम उनका सोल्यूशन ले सकते हैं। फिर डिफाइन द सिस्टम सोल्यूशन सिस्टम बाउंड्री। फिर सोल्यूशन बताना है हमने एंड आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स। और जब सोल्यूशन भी पता चल गया तो हमने एंड वाली जो शराइत थी, वो जो थोड़ी सी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थे जो हमारे रास्ते में रुकावट आ सकते हैं, उनको ख़त्म करना है और फाइंड करना है। ठीक है जी। अब हमें डिटेल में बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट था गेन एग्रीमेंट ऑन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। द फर्स्ट स्टेप इज टू गेन एग्रीमेंट ऑन द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। One of the simplest ways to gain this agreement is to simply write the problems down and see whether everyone agrees। सबसे जो है सिंपल इसका सोल्यूशन क्या है एग्रीमेंट लेने का? एग्रीमेंट से मुराद तमाम लोगों को मनाने का या उनसे पूछने का कि क्या वाकई ही ये प्रॉब्लम है या इसे सिर्फ हम ही प्रॉब्लम समझ रहे हैं। ठीक है। तो क्या सिंपलेस्ट वे है कि आप उस प्रॉब्लम को लिखो और सबको बताओ कि देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके ख्याल से ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन होना चाहिए, या हम इसको वैसे ही साइड पर निकाल दें। ठीक है। उसके बाद इट इज़ ऑफ्टन हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अ प्रपोज सोल्यूशन। इससे हमें बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं सोल्यूशन के। ठीक है जी। या उसके अलावा आप जो है इस तरह भी लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो आप ये टेबल में देखें, जो ये मेरे पास टेबल है इसमें लिखा है प्रॉब्लम और इधर है डिस्क्रिप्शन। तो प्रॉब्लम क्या है आप डिस्क्रिप्शन में वो डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, अफेक्ट्स कि उस प्रॉब्लम के किन किन लोगों पर असरात आ सकते हैं, कौन कौन उससे मुतासिर हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद रिजल्ट ऑफ विच कि अगर आप उसका सोल्यूशन बताते हैं तो उससे क्या होगा। ठीक है जी। उसके बाद बेनिफिट्स कि अगर आपने सोल्यूशन इम्प्लाई कर दिया है तो उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। तो मैं आपको इसके आगे जाके एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। ठीक है जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा कवर हो गया कि आपने एग्रीमेंट गेन करना है अपनी टीम से, स्टेक होल्डर से। ठीक है जी। पहले तो आपका हमेशा ये चॉइस होनी चाहिए कि आप स्टेक होल्डर से बात करें, उन्हें कहें कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हम बहुत मुश्किल से अनकवर करेंगे, तो बेहतर है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेंज कर लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको वो प्रॉब्लम फेस करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप एग्रीमेंट लेंगे, सबको पहले पूछेंगे कि क्या वाकई ये प्रॉब्लम इस काबिल है कि इसको सॉल्व किया जाए। अगर तो वो सब एग्री कर जाते हैं, फिर आपका अगला पॉइंट होना चाहिए अंडरस्टैंड द रूट कॉजेज। उसकी वजूहात निकालना कि प्रॉब्लम क्यों आई थी।
ठीक है जी, क्यों आ रही है। रूट कॉज यानी जड़ से उसको पकड़ना कि उसकी जड़ क्या क्या है, कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ठीक है, वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लार्जर प्रॉब्लम योर टीम कैन यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कॉजेज। ठीक है, जब आपने जो है प्रॉब्लम को पता कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है, एग्रीमेंट ले लिया है, तब आपकी टीम जो है वो डिफरेंट टेक्निक से इसका रूट कॉज निकाल सकती है। ठीक है जी, ऑन सच टेक्निक इज रूट कॉज एनालिसिस। ऐसी एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस, विच इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ अनकवरिंग द रूट और अंडरलाइंग कॉज ऑफ एन आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिस्टमैटिक वे है जिसके ज़रिए हम उसकी जड़, रूट, ठीक है, यानी उसकी जड़ से पकड़ते हैं उस प्रॉब्लम को, उसको जो है अंडरस्टैंड करते हैं और क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम और उसकी जो वजह बनती है आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम की वो देखते हैं। एक एग्जांपल है जिसके अंदर लिखा है गुड्स आर अस। एक कंपनी है जो कि कुछ गुड्स बनाती है कोई, ठीक है, सर्विसेज देती है पर्सनल यूज़ के लिए। तो उन्होंने ये देखा है कि उनकी जो है इस साल या अगले साल, पिछले साल जो है उसकी कंपनी में बहुत ज़्यादा स्क्रैप आया है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जो हमारे जो उनके पास जो चीज़ें थी वो बहुत ज़ाया गई हैं, इतनी जो है वो उनकी बिकाई नहीं हुई। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो वो हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं फिश बोन डायग्राम। क्या कहते हैं, फिश बोन डायग्राम, यानी मछली की हड्डी कह लें आप। ये देखिए आपके सामने फिश बोन बनी, मछली की हड्डी इस तरह की होती है, दरमियान से और साइडों पे देखें उसके दूसरी जो हड्डियों की तरह की लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम देखते हैं वो कैसे फाइंड किया। दिस कॉस्ट इंक्लूड्स रीवर्क, स्क्रैप, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है जी, ये सारी उन्होंने फाइंड की है यहाँ से। ठीक है जी, फिश बोन डायग्राम से। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है कि द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस स्क्रैप देन इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। जब उन्होंने फिश बोन डायग्राम से अपनी जो है रूट कॉजेज को पता चल गया है, तो उस एंड पे उनके पास एक नतीजा अखज होगा जो कि उनकी मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, उन्होंने क्या अखज किया कि उन्होंने अपने अंदर जो है डिफरेंट टेक्निक्स आजमाई और उनसे हासिल किया कि फिनिश्ड गुड्स ऑब्सोलेंसिस। ठीक है, जिसका कोई मतलब होगा कि शायद गुड्स खत्म हो जाना, आई थिंक जल्दी से। इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर्स, ठीक है जी, उनके सेल्स ऑर्डर्स ही ठीक नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में ही डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उनकी चीज़ें बन ही नहीं रही सही। डैमेज इन शिपमेंट, अगर कोई इन्हें दूर से खरीद रहा है तो शिपमेंट में वो चीज़ें डैमेज हो रही हैं। कुछ और जो है प्रॉब्लम्स, अदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स। कस्टमर रिटर्न्स, ऐसा हो रहा है कि जब जानी जारी सी बात है डिफेक्ट्स आएंगे, शिपमेंट में डैमेज चीज़ें हो जाएंगी, तो कस्टमर उन्हें रिटर्न करेगा। तो इन सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ आती है कि टू मच स्क्रैप। इसी वजह से जो है उनका जो है स्क्रैप बढ़ गया। तो उन्हें अब अपना मेन जो है प्रॉब्लम समझ आ गई है, उस प्रॉब्लम की वजूहात, रूट कॉजेज पता चल गई हैं। ठीक है जी, और जो वो कॉजेज होंगे वो हम इसकी बोन्स पर लिखेंगे। ठीक है जी, ये आपको खुद ही मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, ये लिखा है, ये दरअसल यही है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम उसी स्टेप में रहते हैं, अंडरस्टैंड द रूट कॉज। उसके बाद क्या करना है हमने, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके, सो हाउ डू यू डिटरमिन द रूट कॉज। इन मैनी केसेस इट्स अ सिंपल मैटर ऑफ आस्किंग द पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व व्हाट दे थिंक द रूट कॉजेज। पहला क्या है कि आप जो है लोगों से डायरेक्ट सिंपल तरीके से पूछ लें, भाई क्या मसला है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, इफ द प्रॉब्लम इज मोर सीरियस देन इट मे बी नेसेसरी टू परफॉर्म अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अगर तो प्रॉब्लम ऐसी है कि वो अनकवर ही नहीं हो रही, फिश बोन डायग्राम बनाने के बाद भी अनकवर नहीं हो रही, लोगों से पूछने के बाद भी अनकवर नहीं हो रही, तो आपको अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगी। ठीक है जी, दिस कुड वेरी फ्रॉम परहैप्स सिंपल ब्रेनस्टॉर्मिंग बाय पार्टिसिपेंट्स और पोटेंशियली टू अ मोर डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखें। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या होता है कि एक मीटिंग होती है 8 से 10 लोगों की, उसके अंदर जो है आप डिफरेंट उन्हें प्रॉब्लम बताते हैं और उसके लिहाज से वो उसका सोल्यूशन देते हैं या आइडियाज़ देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लें। ठीक है जी, इससे भी अनकवर हो जाएगा उसका कॉजेज़ उसके, या फिर आपको कोई और चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। और वो और चीज़ें क्या हैं वो हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में। आई थिंक ये वही वाला टॉपिक जा रहा है, सेकंड वाला। ठीक है जी, रूट कॉज को अंडरस्टैंड कर एड्रेस कैसे करेंगे। लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम एनालिसिस सीक्वेंस दैट गॉट अस हियर। अ फर्दर फिशबोन एनालिसिस कुड बी यूज्ड। ठीक है जी, एक और फिशबोन जो एनालिसिस है वो यूज हो सकता है टू डिटरमिन व्हाट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एरर्स कंट्रीब्यूट टू द इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर प्रॉब्लम। ठीक है जी, उन्हें पता लगा था कि हमारे जो सेल्स ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा हमें इफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, सेल्स ऑर्डर जो है वो सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर।
तो वो क्या करेंगे कि अब सेल्स ऑर्डर के लिए वो जो है एक और फिशबोन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। दिस न्यू more detailed data can be used to define the features of the software system to address those errors। अब वो हर एक को पकड़ पकड़ के इन बोन्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी हर एक को पकड़ पकड़ के इनका अलहदा फिशबोन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ वो सेल्स ऑर्डर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एक मिनट, ओके 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 जी, यहाँ पर। ठीक है जी, तो वो अब फिशबोन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम्स क्या थी? लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें प्रॉफिट ही नहीं आ रहा था। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस थी। टू मच स्क्रैप था। ठीक है, जो हमने पीछे फाइंड किया इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर थे। ये जो थी चार बड़ी जो थी उनके लिए परेशानियां थी। इन पे टेक्निक क्या अप्लाई हुई कि लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को बुलाया गया। ठीक है जी। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? वो उसके स्कोप को हर लिहाज से देखेगी। फिशबोन डायग्राम बनाई गई। पेरिटो चार्ट होता है, ठीक है जी वो हम देखते हैं वो क्या है, वो बनाया गया और फिर उसका सोल्यूशन बताया गया। ठीक है जी, ये स्टेप्स थे। तो यहाँ देखेंगे पेरिटो चार्ट। ये देखिए आपके सामने जो ये चार्ट बना हुआ है ये है पेरिटो चार्ट, यानी सिंपल जो हम ग्राफ टाइप बनाते हैं। ठीक है जी। कैसे बनाएंगे? इसके अंदर जो है हम पिछली हिस्ट्री अपनी उसकी सेल्स ऑर्डर के बारे में देखेंगे और उससे अंदाज़ा लगाएंगे अपने रूट कोज का। ठीक है जी। वी माइट लाइक टू फिक्स ऑल ऑफ द रूट कोज ऑन द बोन्स ऑफ द डायग्राम। ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे रूट कोज बोन्स फिश बोन डायग्राम से पता लगा ले, बट डाटा शोज दैट अ नंबर ऑफ रूट कोजेज आर सिंपली नॉट वर्थ फिक्सिंग। कुछ रूट कोज ऐसे थे जो कि फिक्स करने की जरूरत ही नहीं थी। एज द कॉस्ट ऑफ द फिक्स एक्सीज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम की कॉस्ट बढ़ सकती थी। ओके जी। अब हम जब हमारे पास रूट कॉजेज आ गया, अब उसको हमने सॉल्व कैसे करना है? हाउ डू यू नो विच वन टू फिक्स? अब आपको क्या पता कि इनमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है, कौन सा कम? तो वो कैसे फाइंड करेंगे? यू मस्ट डिटरमिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच रूट कॉज। द रिजल्ट्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन कैन बी प्लॉटेड एज अ प्रीटो चार्ट। ठीक है जी, और अ सिंपल हिस्टोग्राम। क्या होगा ये देखें कि अगर आप जायज़ा लगाएंगे अपनी तमाम पिछले पास्ट के वो जो आपकी सेल्स ऑर्डर्स थे, ठीक है, शिपमेंट में जो डैमेज थे वो कितना कितना हुआ, कहाँ कहाँ से कंप्लेंट्स आई, तो वो क्या होगा आपका चार्ट पर पता चल जाएगा। तो इधर देखें तो सबसे ज़्यादा जो है इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए इनएक्यूरेट सेल्स ऑर्डर थी। अब ये इसे ठीक करेंगे। अब इन्हें पता चल गया है तो अब क्या करेंगे? ये देखें, ये वही चीज़ है, गेन एग्रीमेंट। ठीक है जी। हमने पहले भी एक एग्रीमेंट लिया था। अब जब हमने रूट को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हमने एक और एग्रीमेंट लेना है जिसके अंदर वही देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ इनएक्यूरेसीज इन सेल्स ऑर्डर। प्रॉब्लम क्या थी? सेल्स ऑर्डर में इनएक्यूरेसीज थी। ठीक है जी। और उसके बाद क्या था? इफेक्ट्स इसके क्या थे? किस किस को इफेक्ट्स हुआ था? ये कस्टमर्स को हो सकता है इसका इफेक्ट, जाहिर सी बात जिन्होंने खरीदना है। मैन्युफैक्चरिंग टीम को हो सकता है, शिपिंग में हो सकता है, कस्टमर सर्विस में हो सकता है। ठीक है जी। और सेल्स ऑर्डर पर्सनल्स का इसमें इफेक्ट पड़ सकता है जो सेल्स ऑर्डर के बारे में लिखते हैं। द रिजल्ट ऑफ विच इंक्रीज स्क्रैप। इसकी वजह से क्या हुआ? स्क्रैप इंक्रीज हो गया। एक्सेसिव हैंडलिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट में आप बहुत ज़्यादा कह लें खर्चा आना शुरू हो गया। कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन हो गई और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा कमी आई, प्रॉफिट होना ख़त्म हो गया। अब हमें मेन हमारी प्रॉब्लम पता चल गई है। कैसे चली थी? हमने सबसे पहले फिश बोन डायग्राम बनाई थी, उससे हमने कुछ नोटिस की थी चीज़ें। ठीक है कि ये इसके कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर से भी रूट कॉज हमने निकालना था। फिर हमने क्या किया? उस हर एक प्रॉब्लम को बोन्स पर जो लिखी थी उन्हें हमने दोबारा फिश बोन डायग्राम में हर एक को लहदा लहदा बनाया। उसके बाद प्रीटो चार्ट यूज़ किया, हिस्टोग्राम यूज़ की, जिसकी मदद से हमें अपना रूट कोज फाइंड हुआ जो कि था सेल्स ऑर्डर का इनएक्यूरेसीज। ठीक है। बेनिफिट क्या होंगे कि न्यू सिस्टम जो है दैट क्रिएट्स अ न्यू सिस्टम टू एड्रेस द प्रॉब्लम इंक्लूड इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ सेल्स। ऐसा सिस्टम बनेगा जिससे हम एक्यूरेसी जो सेल्स की है वो ठीक तरीके से बताएंगे। एंट्री इम्प्रूव्ड होगी। मैच हाईली हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसकी वजह से। ठीक है, ये देखिए, वंस रिटर्न द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैन बी सर्कुलेटेड टू द स्टेक होल्डर्स फॉर कॉमेंट एंड फीडबैक। जैसे ही हमने स्टेटमेंट लिखी तो एग्रीमेंट के लिए स्टेक होल्डर्स के पास चली जाएगी, स्टेक होल्डर्स के पास या फिर आपके जो है अपने टीम मेंबर्स के पास। ठीक है जी। देखिए एक एग्जांपल है इधर, अटेंडेंस सिस्टम। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास। स्टूडेंट अटेंडेंस मैनेजमेंट। ठीक है जी। स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है, मैनेजमेंट है टीम उसके पास की प्रॉब्लम है। ठीक है जी। इफेक्ट्स क्या हैं? टीचर इफेक्ट हो रहा है, स्टूडेंट इफेक्ट हो रहा है, अटेंडेंस डिपार्टमेंट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से जो अटेंडेंस है बच्चों की जो लग रही है कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में वो मुतासिर हो रही है।
और ये 3 लोग जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। रिजल्ट क्या हुआ जी इसका? टीचर को क्या हुआ कि हैज़ टू टेक सम प्रीशियस टाइम एंड एनर्जी आउट ऑफ द लेक्चर एंड टेक अटेंडेंस। टीचर को क्या करना पड़ता है कि जी उसे अपनी एनर्जी और टाइम लगाना पड़ता है लेक्चर में से अटेंडेंस लगाने के लिए। ये उनकी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है? इफ़ मिस इज कॉलिंग द अटेंडेंस देन इट्स एब्सेंट। अगर तो वो गलती से भी एब्सेंट बोल देता है या उसे पता नहीं चलता, जो कि हमारे साथ अक्सर वाकया हो जाता है बड़ा खौफनाक सा, कि हमें पता नहीं चलता, तो ये क्या होता है कि एब्सेंट मार्क हो जाती है। उसके बाद अटेंडेंस डिपार्टमेंट को क्या फेस करना पड़ा है? द डिपार्टमेंट हैज़ टू प्रिंट हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑन डेली बेसिस। ठीक है, जिन्हें रोज़ बरोज़ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस जो हैं वो प्रिंट करने पड़ रहे हैं, जिसपे मार्क होगी अटेंडेंस। ठीक है जी, जिसकी शीट्स होंगी वो टाइम पर देकर आना, लेकर आना, वो भी। तो अगर हम इस पर कोई भी सोल्यूशन लगाते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? टोटली ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अटेंडेंस। ऐसा सोल्यूशन लगाएं कि जिससे हमें ये बेनिफिट हो कि हमारा जो अटेंडेंस का सिस्टम है वो टोटली ऑटोमेट्स हो। ठीक है जी। reduces the role of attendance department in printing attendance sheet and then manually entering the attendance record। ऐसा कुछ हम लगाएं कि जिसका ये सोल्यूशन बताएं कि जिसका ये बेनिफिट हो कि उसके ज़रिए जो है ऑटोमेट अटेंडेंस लग जाए। ठीक है जी। और क्या है, उसे मैनुअली हर टीचर को टाइम निकाल कर शीट पर जो है पी या ए ना लिखना पड़े। तो आपके ख्याल में इसका जो है क्या ऐसा सोल्यूशन हो सकता है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कोई ऐसा सोल्यूशन आए अटेंडेंस का जिससे ना टीचर को टाइम वेस्ट करना पड़े, ना बच्चों में को बोलने में मसला हो। ठीक है, बस टीचर आए पढ़ाए और चला जाए, लेकिन अटेंडेंस भी हो जाए। तो आपके ख्याल से ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूज़ हो सकती है? ऐसा कौन सा सोल्यूशन है? ठीक है जी, आप सोचिए, ये आपको माइंड को ट्रिक करेगा और आपको यानी कि सोचने पे जो है ज़ोर दीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस पे जाए तो वहाँ रूट कॉजेज़ किस तरह फाइंड करेंगे और उसको एड्रेस किस तरह करेंगे। ठीक है जी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थर्ड था हमारे पास आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स एंड यूज़र्स। ठीक है जी, हमने सिंपल सा पता चल रहा है कि जब हमने एग्रीमेंट ले लिया, रूट कोज भी पता चल गया, अब अगली बात है स्टेक होल्डर यूज़र को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जो हमें क्या बताएंगे? सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखा है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द यूज़र एंड अंडर स्टेक होल्डर इज़ अ की फैक्टर। हमें पता है। ठीक है, इफेक्टिव सॉल्विंग एनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम टिपिकली इन्वॉल्व सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर। जैसे अगर हमें कोई सोल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है ये है कि हम स्टेक होल्डर से बात करें, उनकी नीड्स के बारे में पूछें, उनसे सोल्यूशंस के बारे में पूछें। ठीक है जी, इसके अंदर यही लिखा है मैनी स्टेक होल्डर्स आर यूजर्स ऑफ द सिस्टम। कुछ स्टेक होल्डर तो यूज़र होते हैं एंड देयर नीड्स आर इजी टू फोकस ऑन। ठीक है जी, और हमें पता होता है कि उन्हें किस तरह का सिस्टम चाहिए क्योंकि वो यूज़र हैं। हम खुद भी अगर वो सिस्टम यूज़ करके देखें तो हमें पता चल सकता है और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद लिखा है हाउ एवर सम स्टेक होल्डर्स आर ओनली इनडायरेक्ट यूजर्स। ठीक है जी, कुछ स्टेक होल्डर इनडायरेक्ट भी होते हैं। ठीक है जी, जो कि इनडायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल दे इंक्लूड द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, द सब कॉन्ट्रैक्टर्स, द कस्टमर। ठीक है जी, इनडायरेक्टली कौन से सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं? आपको जिसने स्पॉन्सर किया है उसको पीछे से भी स्पॉन्सर किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट जिससे आपका हुआ है, हो सकता है पीछे से उसके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो। ठीक है, आपका जो कस्टमर है वो डायरेक्ट है क्योंकि वो यूज़ करेगा, लेकिन हो सकता है उस कस्टमर का एक आगे और कस्टमर हो जिसका आपको नहीं पता, और क्या पता उस कस्टमर ने आपका सिस्टम जो बना है वो अपने कस्टमर को देना हो, कस्टमर ने कस्टमर को देना हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है इनडायरेक्टली, तो इनको बड़े ध्यान से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। नॉन यूजर स्टेक होल्डर्स नीड्स मस्ट ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड। ऐसे स्टेक होल्डर जो इनडायरेक्ट हैं जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर्स या कस्टमर के कस्टमर, तो उनकी नीड्स को भी हमने देखना है लाजमी। ठीक है जी, हमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टेक होल्डर्स को? ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके सामने स्क्रीन पर, तो अगर हम इनका जवाब ढूंढें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे और उनकी मदद ले सकेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हु आर द यूजर्स ऑफ द सिस्टम। पहली बात, यूज़ कौन करेगा भाई? पता चल जाएगा कि अच्छा जो कस्टमर जो हमने जो जिसने हमसे बनवाया है या प्रोडक्ट ओनर है वो, उसकी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हमें पता चल जाएगा अच्छा वहाँ ये लोग हैं, इन्होंने यूज़ करना है। ठीक है, अगला है हु इज़ द कस्टमर ऑफ फॉर द सिस्टम। भाई किसने ख़रीदा है, कौन कस्टमर है? ठीक है, वो पता चल जाएगा हमें, ये दो तो बड़ी आसानी से पता चल जाएंगे। हु एल्स विल बी अफेक्टेड बाय द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। कौन से लोग हैं जो कि इफेक्ट होंगे इसके आउटपुट से? ठीक है जी, ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा। हु विल इवेल्युएट एंड अप्रूव द सिस्टम।
कौन जो है वैल्यूएट करेगा जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, और उसको अप्रूव करेगा कौन करेगा जी? टेस्टर्स होते हैं। उसके अलावा हमारे यूज़र्स काम आ सकते हैं हमें बताने के लिए कि आपने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है जो उनके लिए आसान है यूज़ करने में। पांचवा पॉइंट है आई थिंक अगला, आर देयर एनी अदर इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द सिस्टम हुज नीड्स मस्ट बी एड्रेस्ड। ठीक है जी, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं जिनकी नीड्स रहती हैं। इंटरनल के अंदर आपके यूजर कस्टमर आ जाते हैं। ठीक है जी, एक्सटर्नल में आपके स्पॉन्सर्स वगैरह आ जाते हैं, बिजनेस स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, हु विल मेंटेन द न्यू सिस्टम? हमने बना लिया है, इम्प्लाई भी इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, अब मेंटेन कौन करेगा उसको? अपडेट कौन करेगा उसको? देखेगा कौन कि क्या उसमें की खराबी तो नहीं आ रही? इज देयर एनीवन एल्स हु केयर्स? क्या इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं? तो ये कुछ 5 6 7 सवाल हैं जिनको अगर आप जेहन में रखकर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें तो बड़ी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है जी। स्टेप 4, स्टेप 3 जो था वो बहुत आसान था, सबसे इजी था। अब स्टेप 4 है कि जब हमने एग्रीमेंट ले लिया, रूट कोज निकाल लिया, उस पर भी एग्रीमेंट ले लिया, उसके बाद हमने स्टेक होल्डर भी आइडेंटिफाई कर लिए, अब भाई सोल्यूशन को हमने बताना है। डिफाइन द सोल्यूशन सिस्टम बाउंड्री। ठीक है जी। ओके जी, वंस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एग्रीड टू एंड द यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स आर आइडेंटिफाइड, जैसे ही एग्री भी हो गया, स्टेक होल्डर भी पता चल गए, वी कैन टर्न आवर अटेंशन टू डिफाइनिंग अ सिस्टम। अब हम अपनी टेंशन जो है वो सोल्यूशन बताने में लगाएंगे। इन so doing we enter an important transition state where we have to keep two things in mind: an understanding of the problem and the considerations of a potential solution। अब जब हमने सोल्यूशन बताना है या सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, तो दो चीज़ हमारे जहन में लाजमी होनी चाहिए, और वो क्या है कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और दूसरी कि उसका ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो पोटेंशियल है, जो वाकई इम्प्लीमेंट हो सकता है, काबिल है ऐसा। ये दो चीज़ें हमने जहन में रखनी है। उसके बाद है द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक मिनट, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू डिटरमिन द बाउंड्रीज ऑफ द सोल्यूशन सिस्टम। अब बाउंड्री क्या होती है, ये निचली लाइन में ही लिखा है, द सिस्टम बाउंड्री डिफाइंस द बॉर्डर बिटवीन द सोल्यूशन एंड द रियल वर्ल्ड दैट सराउंड द सोल्यूशन। सिस्टम बाउंड्री से मुराद ऐसा बॉर्डर है सोल्यूशन के और रियल वर्ल्ड के बीच जो कि उस सोल्यूशन को जो है सराउंड करता है। ठीक है, आपको मैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगी लाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका जो सोल्यूशन है वो ऐसा हो कि वो रियल वर्ल्ड में भी वर्केबल हो। ठीक है, आपने जो सोल्यूशन दिया है उसकी सिस्टम बाउंड्री ऐसी हो कि वो रियल वर्ल्ड को और जो हम सोल्यूशन लगा रहे हैं उनके बीच जो है वो बड़े ध्यान से, बड़े यानी कि आप कह ले प्रॉपर तरीके से फिट हो सके। ठीक है जी, कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल ना हो, फंक्शनैलिटी पे कोई फर्क ना आए, यूजेबिलिटी पे कोई फर्क ना आए। ठीक है, information in the form of inputs and outputs is passed back and forth from the system to users। इस दौरान सोल्यूशन के बताने के दौरान जो इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो यूजर्स और सिस्टम के बीच जो हैं एक दूसरे के पास ट्रांसफर होती रहती हैं। जैसे आपको नीचे दिख रही है एक डायग्राम कि इसमें क्या है, इनपुट्स जाएंगे सिस्टम में तो ही वो आउटपुट्स देगा। ठीक है जी, अब हम आगे आते हैं तो यहाँ में आप ये देखें ज़रा, वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू, हम दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिहाज से। ठीक है, वैसे तो बहुत चीज़ों से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम एनालिसिस में दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। आवर सिस्टम, थिंग्स दैट इंटरेक्ट विद आवर सिस्टम। दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो हमारा सिस्टम जो हमने बनाया है या बना रहे हैं या जिसका प्रॉब्लम फाइंड सॉरी सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वो, और एक वो लोग या वो दूसरे सिस्टम जो उससे इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट इंटरेक्ट विद आवर सिस्टम। हमें तो पता है हमारा सिस्टम क्या है, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इंटरेक्ट कौन होगा सिस्टम से। जनरली एज एक्टर्स ऑन आवर सिस्टम, एक्टर्स ऑन आवर सिस्टम। एक्टर्स क्या हैं? ये वो फिल्म्स और ड्रामास वाले एक्टर्स नहीं हैं। ये एक्टर हम किसे कहते हैं आमतौर पर? जो हमारे सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है, ऐसे स्टेक होल्डर जो हमारे सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगे उन्हें हम एक्टर्स कहेंगे, जैसे यूजर, कस्टमर। ठीक है, ये दो जो हैं, प्रोडक्ट ओनर वो भी कर सकता है, तो ये तीनों एक्टर्स हैं। ठीक है, वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन एक्टर, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया एक्टर का, वी कैन इलस्ट्रेट अ सिस्टम बाउंड्री एज शोन। ये देखें जरा, सिस्टम बाउंड्री की एग्जांपल आई है।
ये देखे, ये एक यूज़र था जो आपका जो सिस्टम बना रहे हैं उसे यूज़ किया है। उसने कोई इनपुट आउटपुट थी, इनपुट दी सोल्यूशन को, ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है जी। और उसको कोई आउटपुट भी गई। उसके बाद क्या हुआ कि कोई और सिस्टम था, एक कंप्यूटर था जिसमें आपको सॉफ्टवेयर चल रहा है, एक और कंप्यूटर है जिसमें आपको सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। इस बड़ी आसान सी एग्जांपल है। तो क्या होगा, उसमें भी इनपुट्स आउटपुट गई, ठीक है। समझे कि ये आपकी एप्लीकेशन रन हो रही, यहाँ पर यूज़र जो है यहाँ से इसे इंटरेक्ट कर रहा है। समझे आप फेसबुक चला रहे हैं, आप यूज़र हैं, आपने इनपुट में उसे यूज़र नेम पासवर्ड दिया, आपके जो है आउटपुट में उसने आपको क्या दिया, फेसबुक खोल के दे दी। लेकिन एक और भी तो चीज़ थी जो उससे इंटरेक्ट हो रही थी, और वो क्या थी, फेसबुक का सर्वर, जहां आपका डाटा पड़ा है, जहां आपका यूज़र नेम पासवर्ड पहले से पड़ा है। आप यहाँ पर इनपुट देंगे यूज़र नेम पासवर्ड को, वो जाके पीछे सर्वर से मैच होगा, फिर यहाँ से आउटपुट आएगी, यहाँ से आपको जाएगी, ठीक है। तो ये है आपकी इर्द गिर्द की इसकी बाउंड्री। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि सिस्टम बाउंड्री क्या है, ठीक है जी। ऐसा जो है सोल्यूशन आपका, जो आपको ऐसी बाउंड्री सोल्यूशन की जो बता सके कि कौन इससे इंटरेक्ट होगा, कितनी देर लगेगी, फंक्शनैलिटी यूजेबिलिटी में फ़र्क आएगा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये देखें ज़रा, नीचे एक और लिखा हुआ है, ये आपका सिस्टम है, ये इर्द गिर्द आपकी बाउंड्री है, और ये सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड दीज एक्टर्स, अब हमने एक्टर को फाइंड करना है भाई। कैसे करेंगे, हु विल सप्लाई, यूज और रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम, वो कौन से लोग हैं जो हमारे सिस्टम में से, जिनको इजाज़त देंगे हम कि यहाँ तो वो कुछ सप्लाई कर सके, इनपुट दे सके, उसे यूज़ करें, और यहाँ कुछ रिमूव कर दें अंदर से, ठीक है। हु विल ऑपरेट द सिस्टम, वही बात, चलाएगा कौन। हु विल परफॉर्म एनी सिस्टम मेंटेनेंस, कौन मेंटेनेंस पे ध्यान देगा। वेयर विल द सिस्टम बी यूज, कैसे इन्वायरमेंट में सिस्टम को यूज किया जाएगा, ठीक है जी वो। वेयर डज द सिस्टम गेट इट्स इंफॉर्मेशन, सिस्टम कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, क्या उसे किसी और सिस्टम से जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। व्हाट अदर एक्सटर्नल सिस्टम्स विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम, क्या ऐसे कौन से सिस्टम हैं जो इंटरेक्ट हो सकते हैं। बिलफर्ज आपका जो पीसी है या मोबाइल है या लैपटॉप है जो है, वो ये सिस्टम है जो वो किसी और से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो भी सकता है। कुछ होते हैं जो वायर के जरिए कनेक्ट होते हैं, ऐसी ये बहुत आम से एग्जांपल है, ठीक है। हम जब इसको रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जब असल में हमारा आप कह लें कि पाला पड़ता है ऐसी चीज़ों से, तो वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती कि वायर से कनेक्ट होगा, ब्लूटूथ से होगा, ठीक है। वो और किस्म की जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद देती हैं, वो और चीज़ होती है, ठीक है जी। ये ऐसे हम एक्टर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है जी। ये देखें आपके सामने है कि ये देखें, वो वही एग्जांपल चल रही है कि सेल्स ऑर्डर थी ना, इनएक्यूरेसीज आ रही थी। अब हमने एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड किया है कि जिससे एक्यूरेसीज आ रही हैं। न्यू सेल्स ऑर्डर सिस्टम, हमने नया एप्लीकेशन मुतारफ़ करा दिया है जी, उस कंपनी के लिए बना दी है, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है न्यू, कि जिसमें हम गलत एंट्री कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होगा, सेल्स ऑर्डर क्लर्क जो है, सेल ऑर्डर जो है वो एंटर करेगा, इसमें सेल्स एंट्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसको कुछ आउटपुट्स भी आएंगी। और बिलिंग क्लर्क होगा, ठीक है, जो बिल जिसने पे करना है वो होगा। शिपिंग क्लर्क होगा जो शिप करता है आपकी चीज़ें। प्रोडक्शन फॉरमैन होगा जो यानी कि जो प्रोडक्शन देखता है। और सिस्टम लेगेसी सिस्टम विद प्राइसिंग डाटा, और पीछे जो आपका सर्वर, जो आपका डाटा मौजूद है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये चीज़ इतनी की थी, सेल्स ऑर्डर क्लर्क ने इतने की दी या इतनी की देनी चाहिए, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द जो बाउंड्री होगी, जो इन्वायरमेंट होगा, उसे हम कहेंगे कि ये आपकी सोल्यूशन बाउंड्री है, ठीक है जी। आई थिंक अब कुछ समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देखें ज़रा, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द एक्टर्स द एनालिस्ट कैन नाउ क्रिएट अ सिस्टम पर्सपेक्टिव, इस तरह एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है। पर्सपेक्टिव से मुराद होता है नज़रिया। ये देखें, उसने उसको डायग्राम्स के ज़रिए समझाया अपने कस्टमर को कि ये आप हैं, आप ऐसे एंट्री करेंगे, ये शिपमेंट भी इसमें एंट्री कर सकेगा, प्रोडक्शन फॉरमैन भी देख सकेगा, पीछे उस कनेक्ट होगा, ठीक है, वो चीज़। तो आई थिंक आपको सिस्टम सोल्यूशन बाउंड्री की समझ आ गई है। स्टेप 5 है, सबसे लास्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स टू बी इम्पोज्ड ऑन द सोल्यूशन। हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया जी, ठीक है जी। सबसे पहले क्या लिया था हमने, एग्रीमेंट लिया था। हमें अचानक पता चल गया यहाँ प्रॉब्लम आई थी, हमने फटाफट टीम मेंबर्स के पास गए, हमने एग्रीमेंट लिया कि ये प्रॉब्लम आएगी इसमें, या आ रही है। वो कहते हैं ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्यों आ रही है, उसके रूट कॉज निकालेंगे, उसकी वजह निकालेंगे, जड़ से उसे खींचेंगे, आप कह लें, ठीक है जी। जब जड़ से हमने खींच लिया, हमें वजह भी पता चल गई। कैसे पता चली,
फिश बोन डायग्राम से, परेटो चार्ट से, हिस्टोग्राम से, और भी बहुत से तरीके हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ठीक है जी, उनसे पता चली। हमने क्या किया कि उसको हमने फिर एड्रेस किया। एड्रेस कैसे किया, एक और दफ़ा एग्रीमेंट लिया। ठीक है, वो आपको डायग्राम याद होगी जिसमें हम लिखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ द इफेक्ट द बेनिफिट्स। ठीक है, वो चीज़ हमने एड्रेस किया, फिर एक और बार एग्रीमेंट लिया। उसके बाद हमने स्टेक होल्डर फाइंड आउट किए जो हमारी मदद कर सकेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या किया कि फिर उन स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हमने सोल्यूशन बाउंड्री निकाली इसका आम लफ्ज़ों में सोल्यूशन निकाला। अब जब हमने सब कुछ कर लिया, सोल्यूशन भी हमें मिल गया, अब हमने सिर्फ इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने सिस्टम पर। लेकिन लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ शराइत, कुछ रुकावटें होती हैं जो हमें रोकती हैं कि आप ये सोल्यूशन नहीं कर सकते उस पर जी, लगा ही नहीं सकते। जैसे ये देखे, एक बंदा है जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। ठीक है जी, ये देखे, जैसे कि ये देखे इधर दो पुलिसमैन हैं। ये वाला पुलिसमैन इसे कह रहा है कि मुझे हमें ऑर्डर है कि हम किसी को भी देखते ही गोली मार दें, लेकिन हम मारेंगे किस चीज़ से? देखें जी, सोल्यूशन नहीं है उनके पास। ठीक है जी, एक मिनट, सोल्यूशन है, देखें ज़रा। सोल्यूशन है, कैसे है कि उन्हें पता है कि बंदूक से मारेंगे, लेकिन उन्होंने पकड़ी हुई है स्टिक्स, डंडे पकड़े हुए हैं। ठीक है जी, वही ना, उन पे ऐसी वो आ गई, कंस्ट्रेंट्स आ गए उन पे, रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि उनके पास बंदूक ही नहीं दी उन्हें कि वो मारेंगे किस चीज़ से। ठीक है, ये वो चीज़। ठीक है जी, कंस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक मिनट में, ओके। कंस्ट्रेंट्स आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी हैव इन प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन। कंस्ट्रेंट्स जो है वो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं हम जो हमें जो है हमारे सोल्यूशन को लगाने पर पेश आती हैं। ईच कंस्ट्रेंट हैज़ द पोटेंशियल टू severely restrict our ability to deliver a solution as we visualize it। एस हर कंस्ट्रेंट जो है वो ये उसकी ये पोटेंशियल होता है कि वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कोई भी सोल्यूशन को लगाने से पहले। देयरफॉर ईच कंस्ट्रेंट मस्ट बी केयरफुली कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। इसीलिए जो है हर कंस्ट्रेंट को बहुत ध्यान से देख के जो है हमें उसके ऊपर सोल्यूशन जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि वो हमें परेशान ना करे। A variety of sources of constraints must be considered। ऐसे जो sources हैं जहाँ से हमें ये restrictions आ सकती हैं, उन sources को हमें ज़हन में रखना चाहिए। These constraints may be given to us before we even begin, or we may have to actively elicit them। ये जो है ऐसे कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं जो हमें पहले से पता हो, या तब पता चलें कि जब हम रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करें या अपने सोल्यूशन को आहिस्ता आहिस्ता जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करें सिस्टम पर, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता वो कंस्ट्रेंट्स का पता चलना शुरू हो जाए। ठीक है जी, जैसे कि पिछली एग्जांपल थी कि सेल्स ऑर्डर के नया सिस्टम बना लिया, सोल्यूशन लगाने लगे हैं, नया एप्लीकेशन जो है वो मुतारिफ कराने लगे हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, अपडेशन में, लेकिन क्या होता है कि वो फास्ट नहीं है। ये कंस्ट्रेंट आ रहा है कि उसे फास्ट होना चाहिए। हो सकता है जो वो सिस्टम जो उन्होंने बनाया है वो ऑफलाइन ही वर्क करता हो, हालांकि वो ऑनलाइन भी वर्क करना चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये रुकावटें आ रही हैं। ठीक है जी, तो आई थिंक, नहीं जी, आखिरी स्लाइड है हमारी आगे वाली। हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल सोर्सेज कंस्ट्रेंट्स के, वो हमें पता चलेगा यहाँ से। ठीक है जी, सम पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर लिस्टेड बिलो। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, एनवायरनमेंट, स्केड्यूल एंड रिसोर्सेज। कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं आमतौर पर जो हमारे ऊपर जो है वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स, पैसों वाले, माली। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो ओनर है, स्पॉन्सर है, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो आपको स्पॉन्सर करे और ज़्यादा, या जो आपका प्रोडक्ट ओनर है उसने जो पैसे दिए हैं हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा नहीं दे रहा। आपका सोल्यूशन ऐसा है जिसको कुछ और कह लें कि इकोनॉमी की ज़रूरत है। ठीक है जी, लेकिन वो नहीं आपको दे रहा, तो ये भी आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है। फिर आपको एक और ऐसा सोचना पड़ेगा सोल्यूशन जिसके अंदर आपको पैसों की ज़रूरत ना पड़े ज़्यादा। ठीक है, पॉलिटिक्स हो सकता है किसी भी लिहाज से। ठीक है जी, किसी भी मीनिंग में आ सकता है पॉलिटिक्स का। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पर ही हम काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ गई वही कि वो ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा, ऑफलाइन ही कर रहा है। ठीक है, वो चीज़। सिस्टम कि वो किस तरह के सिस्टम में काम करेगा, ऐसा तो नहीं कि वो जो हमारे ये जो होते हैं प्रोसेसर्स होते हैं, कोर i3, कोर i5, कोर i7, हो सकता है कि जो उन्होंने सोल्यूशन बनाया हमारी टीम ने वो कोर i7 का है। अब जो है टीम के जो जिन्होंने यूज़ करना है उनके पास तो कोर i3 है। तो वो क्या करेंगे, वो यूज़ यानी कि होगा तो, लेकिन बहुत जो है मुश्किल से, या जो भी है उस तरह यूज़ होगा। ये जो है सिस्टम के लिहाज से कंस्ट्रेंट आ सकते हैं। इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट में वो यूज़ होगा,
और लोग उसे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। लोगों को यूज़ करना आता भी है कि नहीं, ठीक है। इतना मुश्किल ना बना दें कि उसकी यूज़ेबिलिटी ही ख़त्म हो जाए, उसके अंदर फीचर्स जो हैं वो नए से नए मुतारिफ़ कराए जाए बार बार आहिस्ता आहिस्ता, ताकि लोग इंटरेस्टिंगली उसको यूज़ करें। शेड्यूल या स्केड्यूल एंड रिसोर्सेज, हो सकता है जो आपका शेड्यूल है वो था, आपने 4 माह के अंदर उन्हें ये बहुत पूरा सॉफ्टवेयर बना के देना था, लेकिन अचानक प्रॉब्लम आ गई, आपने सोल्यूशन भी फाइंड कर लिया, लेकिन अब आपका टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है जी। वो हो सकता है। उसके अलावा रिसोर्सेज, जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी थी, रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी थी, यानी कि स्टेक होल्डर्स वही आपको फाइंड नहीं हो रहे, पता ही नहीं चल रहे कि स्टेक होल्डर्स के कौन हमें बताएंगे, कौन हमारे सोल्यूशन में मदद करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ जो है हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है जी। फटाफट मैं आप एंड पे आपको एक शुरू वाली स्लाइड में जाकर आम लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में दोबारा बताऊं कि प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो सॉफ्टवेयर टीम थी, इसका क्या मतलब था कि सॉफ्टवेयर टीम इफेक्टिव होनी चाहिए, उसके अंदर ये 6 स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है जी। एनालाइज कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, डिफाइन, मैनेज, रिफाइन, बिल्ड, ठीक है जी। उसके बाद इंजीनियर का काम था सही तरीके से हर एक जो है आपका स्टेक होल्डर, उससे जो है रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करें, प्रॉब्लम एनालिसिस क्या था कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं हमारे सिस्टम पर उनको फाइंड करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और इसके 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम एग्रीमेंट लेते हैं लोगों से, जहाँ अगर हमें कोई प्रॉब्लम फाइंड हो। उसके बाद हम रूट कोज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फिश बोन डायग्राम के ज़रिए। इधर एक और नाम था क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, ये भी होती हैं, ये लेदर टॉपिक है, खैर, ठीक है जी। फिश बोन डायग्राम भी उसके अंदर आ सकती है। फिश बोन डायग्राम हो गई, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, पेरिटो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। हर जो हमारे फिश बोन डायग्राम के ऊपर हर कंपोनेंट आया था, जैसे कि ये देखें, ये वाला, हर एक को लहदा लहदा दोबारा फिश बोन के ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है जी। हम न्यू सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। उसके बाद हिस्टोग्राम में देखें, हिस्टोग्राम या पेरिटो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी हिस्ट्री की जो डाटा उठाकर, ठीक है जी, हमारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं उनके ज़रिए हम देख सकते हैं कि ज़्यादा शिकायत कहाँ से आई थी, या जो भी है ज़्यादा मसला कहाँ से आया था, ठीक है जी। फिर हम उसको एड्रेस करते हैं, उसके बाद दोबारा एग्रीमेंट लेते हैं उस पर, ठीक है। और ये देखें, ये वाला जो था, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या सोल्यूशन होगा अटेंडेंस सिस्टम का, जिससे जो है टीचर को अटेंडेंस ना लेनी पड़े और बच्चों को ना बोलना पड़े, ठीक है, खुद ब खुद अटेंडेंस हो जाए। ऐसा क्या हो सकता है, कैसा सिस्टम हो सकता है, ठीक है जी। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर हमने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना था जो हेल्पफुल हों इन 5-6 सवालात के ज़रिए, ठीक है जी। फिर हम सोल्यूशन बाउंड्री बताते हैं, यानी कि सिंपल वर्ड में सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है जी, कि वो इम्प्लाई भी हो सकता है कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। उसके बाद हम कंस्ट्रेंट्स एंड पे फाइंड करते हैं कि अब कौन सी हमें रुकावटें हैं, फिर हम उन रुकावटों को ओवरकम करते हैं और आखिर में अपना सोल्यूशन लगा देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है, डिलीवरेबल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थोड़ी लेंथी थी, लेकिन जो है पूरा टॉपिक कवर हो गया प्रॉब्लम एनालिसिस का, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप मैंने आसान वर्डिंग में आपको समझा दिया है, तो आपको समझ आ गई होगी। इसको ख़ुद भी डिटेल से पढ़िए, आपको ज़रूर समझ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ पता चल जाएँ। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।